देखिए, आज हम लोग शुरुआत करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। शॉर्ट को इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NLM कहते हैं इस चैप्टर का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और यही जो है फीस का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फीस का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आगे इसमें टर्म देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ टर्म है, उस टर्म को देखते हैं, इसमें कौन कौन सा टर्म यूज में आएगा। तो जैसे जैसे टर्म यूज में आएगा उस तरह से हम लोग इसका स्टडी करेंगे। पहला टर्म एक है, मान लिया कि मास, इसी को इनर्शियल मास भी कहते हैं। इनर्शियल मास, मास और इनर्शियल मास क्या होता है? यानी कि मास सबसे पहले क्या है, तो यह एक स्केलर क्वांटिटी, आपको पता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है और इट्स SI यूनिट इज मास का SI यूनिट क्या, किलोग्राम, यानी केजी है। ये सब बात पता है। इट हैव इनर्शियल प्रॉपर्टी, इनर्शियल प्रॉपर्टी, इनर्शियल प्रॉपर्टी। इनर्शिया मीन्स क्या होता है, इसका शुद्ध अगर हिंदी समझना चाहते हैं, इनर्शिया का मतलब होता है जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। इस इनर्शिया वर्ड का मतलब होता है कि जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, यानी कि उसके पोजीशन में अगर चेंज करना चाहते हैं, उसकी अवस्था में अगर चेंज करना चाहते हैं, उसके स्टेट में भी चेंज करना चाहते हैं, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इट हैव क्या, इनर्शियल प्रॉपर्टी, या क्या है, इनर्शियल प्रॉपर्टी रखता है। तो बात को समझने की कोशिश कीजिए। इट हैव क्या, इनर्शियल प्रॉपर्टी। इनर्शिया क्या होता है तो उसको समझ लेते हैं। इनर्शिया क्या होता है, एक वर्ड आ गया इनर्शिया, मतलब इनर्शियल प्रॉपर्टी है, तो दूसरा टर्म इनर्शिया के बारे में समझते हैं। इनर्शिया क्या होता है ना। इनर्शिया क्या होता है, तो इनर्शिया को हम लोग कहते हैं कि आपका अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। यूनिफॉर्म मोशन की बात है, जब तक कि उस पर कोई फोर्स एक्सटर्नल वर्क ना करे। यानी कि इनर्शिया वर्ड का मतलब अगर समझते हैं फीस में, तो हम अभी सिंपल बात यही बोले कि जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। इनर्शियल प्रॉपर्टी जिसमें है, इनर्शियल ड्यू टू इनर्शियल प्रॉपर्टी, आप सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं, ड्यू टू इनर्शियल प्रॉपर्टी, इनर्शियल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट वांट टू रिमेन इन इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट मतलब हम वही लिखे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में इनर्शियल प्रॉपर्टी के चलते वह चाहता है कि अपने पूर्वावस्था में रहे, इसी को इनर्शिया कहते हैं। मतलब जो पहले स्टेट में है वही स्टेट में रहना चाहता है, अपना स्टेट नहीं बदलना चाहता है, अपनी अवस्था नहीं बदलना चाहता है। यानी रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया जो होता है आपका तीन तरह का होता है। इट इज ऑफ थ्री टाइप, थ्री टाइप। पहला होता है इनर्शिया
ऑफ रेस्ट, दो में इनर्शिया ऑफ क्या, मोशन, तीन में इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बात को समझ लीजिए, यहाँ तीन तरह का इनर्शिया हुआ। ऑफ रेस्ट क्या हुआ, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब हुआ कि देखिए, अगर आप जा रहे हैं कहीं, मान लीजिए कि गाड़ी पर बैठे हुए हैं, गाड़ी एक बार चल दिया तो आप थे रेस्ट में, गाड़ी आ गया मोशन में, उसके कारण आप पीछे झटका लगता है क्योंकि आपका बॉडी रेस्ट में रहना चाहता है, लेकिन मोशन में आ गया सिस्टम, तो वही झटका लगता है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब यही हुआ कि अगर आप रेस्ट में हैं और आप पर कोई एक बार फोर्स लग गया तो उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि हम रेस्ट में रहें, इसीलिए पीछे की ओर झुक गए। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या है, बस पर बैठे हुए हैं, जा रहे हैं, तो बस के रफ्तार में है तो आराम से बैठे हुए हैं, एक बार कोई ब्रेक मार दे तो लगता है हम कि आगे की ओर फेंका जाएंगे, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। जबकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अपने से मान लीजिए कि गेंद को कोई फेंक दीजिए ग्राउंड पर, लेवल वाले ग्राउंड पर, तो गेंद जिस डायरेक्शन में जाएगा वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा, अपने से वो अपना डायरेक्शन नहीं बदलेगा, बशर्ते कोई आपका ऑब्स्टेकल नहीं आ जाए, कोई रुकावट नहीं आ जाए, किसी से कोलिजन नहीं कर ले, मतलब इन सभी होने के बाद ही वो अपना क्या करेगा, डायरेक्शन बदलेगा। तो यहाँ तीन तरह का है इनर्शिया, जो है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ क्या, डायरेक्शन। देख लीजिए, इन सभी में ज्यादा कोई कष्ट नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, ये सब लिखते जाना है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला टर्म। ये सब टर्मिनोलॉजी है जो हर हाल में लर्न होना चाहिए, सारा का सारा। चलिए देखिए, यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो क्या है, तीसरा नंबर टर्म, एक है लिनियर मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम। देखिए लिनियर मोमेंटम जो है वो क्या है, तो सिंपल सा बात समझ लीजिए, सबसे पहले इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा पॉइंट, इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी। यानी मोमेंटम का जो फॉर्मूला होगा उसके हिसाब से अगर देखिएगा तो P बराबर होगा m इंटू वी, इसका जो डायरेक्शन होगा और इसका जो डायरेक्शन होगा दोनों का सेम होगा ऑलवेज। यानी मास स्केलर है तब वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का ऑलवेज डायरेक्शन होगा वेक्टर मेथड के हिसाब से। अब देखिए आगे, इट्स एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई, इट्स एसआई यूनिट क्या होगा, केजी मीटर सेकेंड माइनस वन। उसी तरह लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ टी इज m l t माइनस वन। यानी सोच लीजिए
हर एक टर्म का यहाँ पर यूज है जो समझते चलिए, एक टर्मिनोलॉजी है, इन सभी टर्म का हम लोग यूज होगा आपका इस टॉपिक में, इस चैप्टर में। देखिए इसका अगला जो टर्म है चलिए देखिए आगे, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे चलते हैं। देखिए अगला टर्म जो है, फोर्थ नंबर जो है, उसको देखते चलिएगा, ध्यान से समझते चलिएगा बात को। देखिए बात को समझिएगा अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। फोर्थ नंबर जो टर्म है वो आपका है वेट, वेट W, है ना। ये क्या है, तो दिस फोर्स, सीधा सीधा बात हम, दिस फोर्स एक्ट्स ऑन एनीबॉडी, दिस फोर्स एक्ट्स ऑन एनीबॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुलिंग। यह फोर्स जो है किसी पर लगता है, जो कि ग्रेविटेशनल पुलिंग के कारण लगता है। देखिए वेट फोर्स जो है आपका ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स के कारण लगता है। ग्रेविटेशनल पुलिंग, दिस फोर्स एक्ट्स ऑन एनीबॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुलिंग, यानी वेट फोर्स है जो हम पर भी लग रहा है, हर एक ऑब्जेक्ट पर भी लग रहा है ना। यानी और किसके द्वारा लगता है, ग्रेविटेशनल पुलिंग के द्वारा लगता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ वेट, डायरेक्शन ऑफ वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड है, सीधा नीचे क्यों लगेगा, इधर उधर वो नहीं जाएगा। यानी वेट का डायरेक्शन सीधा क्या होगा, इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि आप सिंपल सा बात लीजिए, वेट का जो फॉर्मूला होगा वो mg होता है। क्या होता है, m और g होता है। m क्या होता है यहाँ पर, मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और g होता है जो, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बात समझ लीजिए, ये सब टर्मिनोलॉजी है। और g का जो वैल्यू होता है हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। इन क्वेश्चन सॉल्यूशन के दौरान आपको 10 ही लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। अब आप लोग को क्या करना है, डायरेक्शन सबको दिखाना है, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, सब पर वेट का डायरेक्शन दिखाना है। ये है हॉरिजेंटल प्लेन है, हॉरिजेंटल सरफेस है, जिस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m है। दूसरा, यह जो है आपका वर्टिकल प्लेन है। कौन प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट इसको साट दिए हैं पकड़ करके दीवार में ऐसे, है ना, बहुत सारी चीज निकला रहता है। और ये जो है आपका क्या है, वर्टिकल प्लेन है। कौन, ये जो है आपका वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल वर्टिकल प्लेन है ये, कौन, ये वाला। उसी तरह से यहाँ पर जो है, ये है तीसरा नंबर एग्जांपल, इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है,
इंक्लाइंड प्लेन होता है तिरछा, जिसको कहते हैं हिंदी भाषा में ढुलाव रोड, इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइनेशन इसकी थीटा है। इस पर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है मास का, तब वेट का डायरेक्शन क्या होगा। चौथा, अगर किसी धागे से किसी ऑब्जेक्ट को लटका देंगे, इस ऑब्जेक्ट पर वेट का डायरेक्शन क्या होगा, ये पूछ रहा है। पांचवा एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ऐसा पानी है भरा हुआ, ऑब्जेक्ट जो है उस पानी में तैर रहा है, आइस का क्यूब है, बर्फ है ना, तैर रहा है, तब इस पर वेट का डायरेक्शन दिखाना है ना। छठा, आपका ये पुल जो है इस तरह से पुल है, ऐसे बना हुआ है ना। अब पुल फिर ऐसे होगा और आप इस पर से गाड़ी गुजार रहे हैं ऐसे। एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर है, मानिए मोशन में उसे मतलब नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एक बार ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक बार ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो आप लोगों को ये दिखाना है कि वेट का डायरेक्शन क्या होगा, और दिखा करके जल्दी से देखिए, मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर इस बात को ध्यान देना है कि वर्टिकली डाउनवर्ड, ये बात का ध्यान है, वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि कॉपी में हम लोग जो खींचते हैं ना कि ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, इस तरह से, तो सीधा बाई एक्सिस के अलाउंग डाउनवर्ड, यानी कि सेंटर से दिखाएंगे एरो ऐसे, और ये हो जाएगा एम जी। यहाँ पर अगर डायरेक्शन दिखाना हो तो सेंटर से दिखाएंगे सीधा नीचे, और ये हो जाएगा एम जी। वेट का फोर्स का डायरेक्शन एम जी होता है। यहाँ पर इंक्लाइन है, उससे कोई मतलब है, हमको बाई एक्सिस के लॉन्ग ही दिखाना है, सीधा एम जी, ये टर्म को याद कर लेना है। यहाँ से दिखाएंगे सीधा एम जी, यहाँ से दिखाएंगे सीधा एम जी, यहाँ से दिखाएंगे सीधा एम जी, यहाँ से सीधा दिखाएंगे एम जी, और यहाँ से सीधा दिखाएंगे एम जी। देख लीजिए, बात समझिए अच्छी तरह से, समझने का कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। आने की वेट का डायरेक्शन होगा, कभी भी कहीं पर रहे, हवा में रहे, पानी में रहे, कैसा भी सरफेस पर रहे, हमेशा वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा एट एनी कंडीशन। बस समझ लीजिए, वो क्या होगा, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा। बस इतना समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसके अगला जो टर्म है वो है नॉर्मल फोर्स है। क्या है आपका नॉर्मल फोर्स, उसको स्टडी करेंगे। तो नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? नॉर्मल फोर्स, और इसी का नाम है नॉर्मल रिएक्शन भी। तो डिनोट भी दो तरह से होगा, यानी या आर दोनों से डिनोट कर सकते हैं इसको। अब देखिए, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्या है। तो दिस फोर्स, यानी कौन, नॉर्मल फोर्स, दिस फोर्स acts on
body, this force acts on body due to hard contact surface, contact surface, हार्ड कॉन्टैक्ट सरफेस के द्वारा लगता है। बात समझ लीजिए। दूसरा है, तब तो कह सकते हैं अगर हार्ड कॉन्टैक्ट सरफेस तो इट इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी जब तक सटिएगा नहीं तब तक नॉर्मल फोर्स लगेगा नहीं। जबकि एमजी में सटने की जरूरत नहीं था, हवा में भी थे तो नॉर्मल फोर्स आपका एमजी लग रहा था। जैसे स्पेन को फेंक देंगे ऊपर की ओर हवा में, तो जब ये हवा में जाएगा, तो जब हवा में जाएगा तो हवा में रहेगा तो भी आपका एमजी लगेगा। लेकिन अभी मेरे हाथ से सटा हुआ है तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये हवा में जब चला जाएगा तो नॉर्मल नहीं लगेगा। तो इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। डायरेक्शन of normal force is always perpendicular on contact surface, contact surface है ना। डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन कॉन्टैक्ट सरफेस, यानी कॉन्टैक्ट सरफेस पर ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है, कॉन्टैक्ट सरफेस। यानी कि आप बात समझ सकते हैं ध्यान से अच्छी तरह से क्या कहना चाह रहे हैं। तो एग्जाम्पल पहला चलते हैं, इसका क्या होगा। अग्नि, ये पहला फिर से उसी तरह से, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो नॉर्मल फोर्स दिखाना है। दूसरा ये है वर्टिकल प्लेन है, इससे कोई ऑब्जेक्ट सटा हुआ है तो नॉर्मल दिखाना है। तीसरा जो है आपका इंक्लाइंड प्लेन है, ढुलाव रोड है, इंक्लाइनेशन थीटा है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो स्लाइड जरूर करेगा लेकिन अगला जो एग्जांपल है फोर्थ नंबर, देखिए फोर्थ नंबर जो एग्जांपल है आपका, उसमें ऑब्जेक्ट जो है हवा में लटका हुआ है। फिफ्थ नंबर जो एग्जांपल है आपका, इस तरह का प्लेन है और ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ है और इस पोजीशन पर है। सिक्स नंबर एग्जांपल जो है आपका, पानी है रखा हुआ, उसमें कोई ऑब्जेक्ट तैर रहा है, तब नॉर्मल फोर्स की बात करना है कि क्या होगा। इन सारा एग्जांपल को हम लोग को दिखाना है बना करके, नॉर्मल किधर होगा और किधर नहीं होगा, नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए जरा गौर कीजिए, जब नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हैं तो अभी तो देखे थे नॉर्मल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन कॉन्टैक्ट सरफेस, मतलब परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि ये कॉन्टैक्ट सरफेस से ये 90 डिग्री का एंगल बना के बाहर निकलेगा। देख लीजिए ध्यान से क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बना के निकलेगा। और यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से क्या होगा, नॉर्मल इधर होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से कि क्या करना है नहीं करना है, देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। और यहाँ पर जो है आपका नॉर्मल इधर होगा, 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब आप समझ लीजिए 90 डिग्री, आप देखिए पेन ऐसे रखिएगा तो ये 90 डिग्री बन रहा है ना, इस पर ये 90 डिग्री ऐसे है, और दीवार ऐसे है तो 90 डिग्री ऐसे बनेगा। दीवार तिरछा है तो 90 डिग्री उस पर ऐसे होगा, उस सीधा ऊपर नहीं होगा, इस पर तिरछा होगा, 90 डिग्री पर होगा ये। और
ये कोई सरफेस से सटा हुआ ही नहीं है, ये हैंग कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर आप समझ लीजिए, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स नहीं होगा। क्या होगा? नॉर्मल फोर्स यहाँ पर आपका बिल्कुल नहीं होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर क्या होगा? नॉर्मल फोर्स बिल्कुल ही नहीं होगा। आप समझ सकते हैं बात को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सर्कुलर पाथ है, तो एक पॉइंट याद कीजिए 10th क्लास के मैथ का, कि सेंटर से निकलता है जो लाइन, वह सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी यदि ये सेंटर है इस सर्किल का, तो यहाँ से जो नॉर्मल निकलेगा वो आपका इस डायरेक्शन में आएगा। यहाँ से ऐसे आते 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 इधर से ऐसे जाएगा ये नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल इधर होगा। लेकिन यहाँ से जो लाइन निकलेगा रेडियस, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट ऑलवेज 90 डिग्री पर होते हैं, तो नॉर्मल इधर होगा। लेकिन यहाँ से जो लाइन निकलेगा नॉर्मल उसका इधर होगा। यानी कि नॉर्मल का पोजीशन बदलते जाएगा, लेकिन हर हाल में सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना के रहेगा। और ये पानी में तैर रहा है, तो नॉर्मल फोर्स इस पर भी नहीं लगेगा। यानी नॉर्मल यहाँ भी 0 होगा, क्योंकि कांटेक्ट सरफेस नहीं है। और यहाँ तो सिर्फ कांटेक्ट सरफेस पर ही नॉर्मल फोर्स लगता है, सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट सरफेस पर। बस इतना समझ लीजिए बात। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। बात सुन लीजिए अच्छी तरह से, ज्यादा कुछ भारी नहीं है ये। अब नेक्स्ट जो टर्म है उसका नाम है टेंशन फोर्स है। अगला जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है? टेंशन। और टेंशन तो सभी जगह है नहीं, तो टेंशन की बात करते हैं। टेंशन आखिर क्या होगा, कहाँ टेंशन होगा, किस तरह से टेंशन डेवलप होगा, और किस ऑब्जेक्ट में, किस तरह के ऑब्जेक्ट में टेंशन डेवलप होगा। तो अगला जो टर्म है उसका नाम है टेंशन। टेंशन उसको टी से डिनोट करते हैं। दिस फोर्स डेवलप इन ओनली टाइट स्ट्रिंग। This force develop in only tight string. This force develop in only tight string. ये टाइट स्ट्रिंग में सिर्फ क्या होगा? आपका डेवलप होगा। इस बात को समझ लीजिए। This force develop in only tight string. कौन से स्ट्रिंग में? टाइट स्ट्रिंग में डेवलप होगा। बस इतना समझ लिए बात को। तो टाइट स्ट्रिंग में से डेवलप होगा, और किसी में तना हुआ धागा में, धागा जिसमें तन जाए, तने हुए धागा में ये डेवलप होगा, और किसी में डेवलप नहीं होगा। दिस फोर्स डेवलप इन ओनली टाइट स्ट्रिंग, लूज स्ट्रिंग में नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस धागे से कोई ऑब्जेक्ट को लटका दीजिएगा तो धागा टाइट हो जाएगा। और जब टाइट हो जाएगा तो टेंशन देखिए कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से दोनों तरफ से सेंटर की ओर दिखाना है टेंशन। रस्सी में टेंशन डेवलप होगा सिर्फ, और वो भी तना हुआ रस्सी में, टाइट रस्सी में टेंशन डेवलप होगा। आप किसी तरह से बना लीजिए। फिर देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि एक पुल्ली है, ये पुल्ली के ऊपर से आप क्या किए हैं, एक धागा को इधर से उधर लेके चले गए हैं, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लटका दिए हैं। दोनों का मास अलग अलग है, m1 है m2 है। तो जो भारी होगा सो नीचे जाएगा, अगर m2 ग्रेटर है तो नीचे जाएगा। लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है, यहाँ से यहाँ तक एक ही रस्सी है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक ही रस्सी है। तो यहाँ कांटेक्ट है, यहाँ कांटेक्ट है रस्सी का, इसलिए इधर से टेंशन T होगा, और यहाँ से भी टेंशन T होगा। एक रस्सी में
एक ही तरह का टेंशन डेवलप होगा, यानी इन वन स्ट्रिंग ओनली वन टाइप ऑफ टेंशन डेवलप, ओनली वन टाइप ऑफ टेंशन डेवलप, एक तरह का सिर्फ टेंशन डेवलप होगा। बात समझ लीजिए यहाँ तक, एक रस्सी में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का टेंशन डेवलप होगा। तो ये सब था टर्मिनोलॉजी, आपका क्या था, ये सब टर्मिनोलॉजी था जो अभी समझ लिया। अभी और भी टर्मिनोलॉजी है लेकिन आगे देखेंगे। यानी कि फोर्स जो है यहाँ पर मेनली आपको तीन तरह का पढ़ना है, इसके बाद फिर फोर्स आगे पढ़ाएंगे। और आप सबसे पहले पढ़े वेट फोर्स, एक नॉर्मल और एक टेंशन, ऐसे अभी बहुत सारा फोर्स बाकी है। तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे। पहले देखिए यहाँ पर अब इसके बाद पढ़ना हम लोग को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दो जो बोलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बात एक ही है। ये क्या कहता है, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल काम ना करे। यही को फर्स्ट लॉ कहते हैं। तो वही लिखेंगे, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट और इन फॉर मोशन, if a body is in rest or in for motion, then body want to remain in initial state until no external force work. Force acts लिख दीजिए। देखिए हम सीधा सीधा लिखे हैं, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या इन फॉर मोशन में है, तब बॉडी चाहती है कि अपना शुरुआती अवस्था में रहे, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। और it state about लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी जो इनर्शिया वर्ड पढ़े थे एकदम उसी से मिलता है, इनर्शिया के जैसा है। बहुत सिंपल सा बात है, समझते चलिए, है ना। थर्ड लॉ सबसे पहले पढ़ेंगे तब सेकेंड लॉ में आएंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ क्योंकि कभी समाप्त ही नहीं हो सकता है, इतना बड़ा लॉ है, सेकेंड लॉ ही तो चलेगा आपको पूरा एक महीना, तो इसलिए थर्ड लॉ पहले समाप्त कर देते हैं, है ना। ये तो सभी जानते हैं कि एक्शन और रिएक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो लिख सकते हैं द एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू द एवरी रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन यहाँ क्या होता है, सेम होता है, इस बात को समझ लीजिए। एक्शन और रिएक्शन क्या होता है, सेम होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो बात समझिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो क्या होगा। यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो बात समझ लीजिएगा, एक ऑब्जेक्ट जो है आपका इस तरह से है ए, और दूसरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर बी।
दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर बी। अब जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर कोई बाहर से इसको धक्का दे रहा है, इसको कोई बाहर से धक्का दे रहा है, कौन बाहर से, एफ एक्सटर्नल, ई एक्स का मतलब एक्सटर्नल, ई एक्स का मतलब एक्सटर्नल, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसको धक्का देगा इधर की ओर, और ये लिखाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो ये जब इसको धक्का देगा तो ये भी तुरंत साथ साथ एक ही साथ देगा, इधर धक्का देगा, और ये लिखाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। बात समझ लीजिए, यानी एक्शन रिएक्शन तभी लगेगा जब कांटेक्ट में होगा, यानी इसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले ये लिख देते हैं कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी जो होगा वो हर हाल में इक्वल होगा बी ड्यू टू ए का। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात कीजिएगा, वेक्टर लगाइए तो माइनस साइन आ जाएगा, हर हाल में दोनों इक्वल होगा, और दोनों साथ साथ काम करेगा, ये बात याद चलिए। एक्शन रिएक्शन एक्ट टुगेदर, सेपरेटली नहीं लगेगा, एक दूसरे के साथ लगेगा। यानी आप लिख सकते हैं सब पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट टुगेदर, है ना। आप ये भी लिख सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन जो होगा ये जो है हर हाल में कांटेक्ट फोर्स है, यानी इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। जब तक सटेंगे तभी एक्शन रिएक्शन होगा, दूर चले जाएंगे तो एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। इस बात को समझ लीजिए, क्या होगा, एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से और समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आप बात समझ सकते हैं अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो देख लीजिए ध्यान से। तो आज का क्लास यहीं पर एंड होता है अब, ठीक है। देखिए, जिन लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास करना हो, है ना, फाउंडेशन के लिए या 12th के लिए या टारगेट के लिए, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, वर्चुअल या ऑनलाइन क्लास वो भी डेली होगा, अलग अलग टाइम में। रियल क्लास भी होता है ना, उसका अलग टाइम होता है, इसका अलग टाइम होता है। जिनको जो क्लास करना है कर सकते हैं, और ये कंटिन्यू रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन बंद हो जाएगा बीच में, ये हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो जिन लोगों को करना हो, और ऑनलाइन में फी बहुत कम रहेगा रियल क्लास के रिस्पेक्ट में, है ना। तो जिनको ऑनलाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन, है ना। और फाउंडेशन 12th जिसमें डाउट वगैरह सब मतलब बताया जाएगा दोनों तरफ से, मतलब कि आप उधर से डाउट पूछेंगे ऑनलाइन में, मैं इधर से डाउट बता दूंगा, मतलब 1 वे नहीं 2 वे। जबकि मैक्सिमम कोचिंग में क्या होता है, 1 वे पढ़ाई होता है, 1 वे समझते हैं ना, उधर से सिर्फ बोलता है मास्टर और आप बच्चा सुनते रहता है। यहाँ नहीं, 2 वे होगा, मतलब आप भी बोलेंगे हम भी बोलेंगे, दोनों सुनेंगे एक साथ और बोलेंगे, यानी कि आपका डाउट 100% क्या होगा, क्लियर होगा। इस बात को समझ लीजिए, है ना। तो जिन लोगों को करना हो, है ना, वो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। जूम पर ऑनलाइन क्लास चलेगा ऑलवेज, है ना, और उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा, मटेरियल भी मिल जाएगा, सारा सब कुछ मिलेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, जिनको भी जरूरत है, ये नंबर देखिए, ये नंबर जो दिख रहा है, ये नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, है ना। आप ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं आप, ठीक है।
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए इस लॉ में न्यूटन ने क्या कहा था, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum rate of change of linear momentum is directly proportional to the rate of change of linear momentum is directly proportional to the external applied force, यानी कि इस स्टेटमेंट को अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेस में लिखा जाए तो एफ जो होगा dp बाई dt के बराबर होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज का मतलब यही होता है। और जब आप इक्वल का साइन देंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, लेकिन न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटली k का वैल्यू 1 फाइंड आउट किया। क्या फाइंड आउट किया? k का वैल्यू 1 एक्सपेरिमेंटली। इसीलिए आप सभी जगह बुक में देखेंगे F इक्वल टू लिखा रहता है dp बाई क्या dt। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब देखिए ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम, को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो dp बराबर होगा F इंटू dt होगा। देख लीजिए ध्यान से, क्या होगा, F इंटू dt होगा। dp इक्वल टू जो होगा आपका क्या होगा, F इंटू dt होगा। यानी चेंज इन मोमेंटम का जो फॉर्मूला है उसको अगर ध्यान से समझिएगा तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि dp इक्वल टू होगा F इंटू dt। यानी चेंज इन मोमेंटम की अगर बात कीजिएगा, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ फिर से, चेंज इन मोमेंटम या चेंज इन लिनियर मोमेंटम dp बराबर जो होगा फोर्स इनटू dt होगा। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? अगर टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहते हैं, टोटल चेंज इन मोमेंटम टोटल चेंज इन मोमेंटम अगर निकालना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू dt होगा। टोटल चेंज इन मोमेंटम को आप इंटीग्रेट करके निकालेंगे यहां से। देखिए एक टर्म है इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स है ना। इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। किसका होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। यानी इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स की अगर बात करते हैं तो सीधा सीधा बात समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी इम्पल्स जो होता है या इम्पल्सिव फोर्स जो होता है आपका चेंज इन मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। देख लीजिए बात ध्यान से, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो आप यहां से लिख सकते हैं सिंपल, इम्पल्स इक्वल टू होगा F इंटू dt का इंटीग्रेशन। F इंटू क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन होगा। यानी कि इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स जो है चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। इसलिए SI यूनिट जो होगा, SI यूनिट ऑफ इम्पल्स जो होगा वो क्या होगा आपका, वही न्यूटन सेकेंड होगा। और अगर और अच्छे तरीका से लिखना चाहते हैं तो केजी मीटर सेकेंड माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड माइनस 2 फोर्स में होता है, उसमें सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो घट जाएगा। देख लीजिए बात समझिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं।
समझने का कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा कोई कष्टदायक ये सब नहीं है, ये तो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। और न्यूटन्स लॉ तो महीनों चलेगा, ये बहुत लंबा टॉपिक है, पूरा फिजिक्स इसी पे आधारित है। न्यूटन्स लॉ बनाने आ गया तो मैक्सिमम समझिए कि आप आगे के चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है ना, उसमें 70% न्यूमेरिकल जो है बिना न्यूटन्स लॉ के हेल्प से नहीं बनता। आगे का जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, 12th का ही चैप्टर क्यों नहीं हो, हर एक चैप्टर में आपको न्यूटन्स लॉ आएगा, और कुछ कुछ में तो बहुत ज्यादा ही आएगा। तो न्यूटन्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हर हाल में ध्यान से समझना है, बस समझ लीजिए, और हर एक टर्म को समझते हुए आगे बढ़ना है, तभी काम आगे बनेगा इसमें। देखिए अब जरा गौर से देखिएगा, इम्पल्स क्या होता है। तो अभी हम एक ग्राफ बना रहे हैं, देखिए ये ग्राफ है, इधर टाइम है, इधर एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। देखिए किसी सिस्टम पे अगर एक बैक फोर्स लगे, अगर किसी सिस्टम पे एक बैक फोर्स लगे, देखिए एक बैक फोर्स मतलब फोर्स बहुत लार्ज हो गया, देख लीजिए फोर्स हो गया जो बहुत लार्ज हो गया, और टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो है, यानी टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो है बहुत कम है, ये dt बहुत कम है, ये टाइम जो है स्मॉल टाइम है, क्या है, स्मॉल टाइम इंटरवल है, स्मॉल टाइम इंटरवल है, इंटरवल है, और यहाँ फोर्स जो है मैक्सिमम है। ये हुआ इम्पल्स का ग्राफ, क्या हुआ, इम्पल्स का ग्राफ यही है। इम्पल्स एकदम सीधा एक है, जैसे कि मान लीजिए कोई सिस्टम है जो रेस्ट में है, उसको एक बार झटका दीजिएगा तो फेंका जाएगा। या फिर आप क्या है, गाड़ी पर बैठे हुए हैं, गाड़ी रेस्ट में था, स्टार्ट हुआ और एक ही बार बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन ले लिया, तो लगता हम पीछे फेंका जाएंगे, वो भी इम्पल्स का काम है। मतलब फोर्स लगा के तुरंत छोड़ दीजिए। अगर कोई कहीं पे, जैसे आप सिंपल ये समझिए कि आपका दोस्त है उधर खड़ा है आंख मूंद करके आराम से एकदम, उसको हल्का सा फोर्स लगा के केवल छोड़ दीजिएगा ना, तो बहुत तेज से फेंकाएगा, उसी कंडीशन को इम्पल्स कहते हैं। ऐसे देखिए, अगर बिहारी भाषा की तरह में अगर समझना चाहते हैं, तो एक पढ़े थे अभी लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब होता है समवेग, और इम्पल्स का मतलब होता है आवेग। मतलब आवेग का मतलब और शुद्ध भाषा समझिएगा तो झटका जिसको कहते हैं, है ना, झटका लगेगा। तो झटका लगने का कंडीशन क्या होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका यहाँ पर समझ लीजिए चेंज इन मोमेंटम कहलाता है, जिसमें झटका तेजी से लगे। तो स्मॉल टाइम में लार्ज फोर्स लगा दिए तो झटका बहुत ज्यादा होगा। मतलब स्मॉल टाइम इंटरवल में, मतलब कि एक बार धक्का देके छोड़ दिए, तो उसी को हम लोग कहते हैं जर्क, झटका जो भी कहिए, है ना, उसको आवेग कहते हैं। ठीक है, तो इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्स वर्ड का मतलब होता है एक बार झटका देना। ठीक है, एक बार क्या करना, झटका देना। इससे बात समझ लीजिए कि आखिर क्या होगा, बात समझने का कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब देखिए इसमें सबसे पहले एक टर्म और याद कर लेना है कि एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स इम्पल्स। कोई भी ग्राफ हो, कैसा भी ग्राफ हो, उसका एरिया हर हाल में आपको इम्पल्स बताएगा। क्या बताएगा आपको, इम्पल्स बताएगा, और इम्पल्सिव फोर्स बताएगा, इम्पल्सिव फोर्स बतलाएगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्या बताएगा, इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स के बारे में बतलाएगा। क्योंकि आप एरिया लेंगे तो ये फोर्स हमारे लिए बहुत स्मॉल टाइम है ये, तो एफ इंटू टी टी होगा। और आपको अभी अभी पढ़े थे इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स जो है, फिर से लिख देते हैं, इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स जो है आपका हर हाल में उसका फॉर्मूला होगा एफ इंटू टी टी का इंटीग्रेशन होगा। लिमिट फंक्शन ये सब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, किसमें दिया रहेगा,
क्वेश्चन में दिया रहेगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए ये था आपका न्यूटन्स लॉ का सिर्फ टर्म। अब देखिए इसमें और आगे बात समझिए, तो फिर से आते हैं न्यूटन्स लॉ सेकेंड लॉ में, है ना। अभी हम लोग पढ़ रहे थे एफ एक्सटर्नल, जो फोर्स आया था वो dp बाई dt आया था, अभी अभी हम पढ़ रहे थे, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ तक गए थे। लेकिन लिनियर मोमेंटम आपको P बराबर फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी भी पता है। क्या पता है? मास इंटू वेलोसिटी भी पता है। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, मास इंटू वेलोसिटी भी पता है। तो अब आप समझिए ध्यान से, F इक्वल टू क्या होगा? T मास इंटू वेलोसिटी बाई dt हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि P का वैल्यू पुट कर दिए। अब सोचिए यहाँ पर ये बहुत सारा केस आ सकता है, देख लीजिए ध्यान से, बात को समझिए अच्छी तरह से कि यहाँ पर बहुत सारा केस आ सकता है और बहुत सारा फॉर्मूला भी डिराइव होगा। तो लेकिन फोर्स को आप dp बाई dt भी लिख सकते हैं, m dv बाई dt भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप टर्म को बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है, पहले इतना को आप लोग लिखिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इतना लिख लीजिए जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। इसके आगे अब यहाँ पर बताते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। कंडीशन जो है उसको समझने का कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा भारी नहीं है। देखिए मैं यहाँ पर केस में अब चलता हूँ, केस फर्स्ट में। इफ मास इज कांस्टेंट, if mass is constant and velocity change with time, टाइम के साथ साथ चेंज करें, इस बात को समझ लीजिए, टाइम के साथ साथ चेंज करें। तो फोर्स का जो फॉर्मूला था डी मास गुने वेलोसिटी बाई dt। अब डिफरेंशिएशन का रूल याद कीजिए, सी यू जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसको सीधा बाहर कर लेते हैं, और जो फंक्शन में रहता है उसी को डिफरेंशिएशन करते हैं। और आपको भी पता है कि dv बाई dt एक्सेलरेशन कहलाता है, इसलिए न्यूटन ने सबसे पहला फोर्स का फॉर्मूला क्या डिराइव किया, देख लीजिए ध्यान से, मा ma, है ना, है ना। जब भी कभी चोट लगता है तो क्या चिल्लाते हैं, याद है ना? जब भी कभी चोट लगता है तो मुंह से आवाज क्या निकलता है? एमने। बचपन से लेके अभी तक, लेकिन अभी तक फॉर्मूला नहीं पता था। देख लीजिए यही फोर्स का फॉर्मूला है। केस सेकंड में आते हैं, बात समझने की कोशिश कीजिए, है ना। तो केस सेकंड में क्या करते हैं, इफ मास चेंज विथ टाइम, मास ऑफ सिस्टम चेंज विथ टाइम, मास चेंज विथ टाइम मतलब आप समझ लीजिए मास ऑफ सिस्टम चेंज विथ टाइम बट वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। देखिए तो अगर आप लिखते हैं वैसा फॉर्मूला तो एम भी बाई डी टी होगा, और जो कांस्टेंट है वो बाहर आएगा। तो कांस्टेंट है वेलोसिटी, इसलिए डीएम बाई डी टी ये भी एक फॉर्मूला होगा, याद कर लीजिए। लेकिन डीएम बाई डी टी का जो नाम होगा, डीएम बाई डी टी का जो नाम होगा उसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ सिस्टम। किसी सिस्टम का रेट ऑफ चेंज ऑफ मास को हम लोग डीएम बाई डी टी कहते हैं। कहिए इसका यूज कहाँ करते हैं, तो आप बचपन से बहुत बार किए हैं, अभी भी कर लेते हैं। दिवाली आने वाला है, एक रॉकेट हम लोग छोड़ते हैं, रॉकेट नाम याद है ना, रॉकेट याद कीजिए, ये रॉकेट ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, और इसमें एक डंडा लगा रहता है, यहाँ छेद में जैसे ही आप आग लगाते हैं, फायर कैच करवाते हैं, तो फुर से ऊपर की ओर उड़ जाता है। कहाँ उड़ जाता है? ऊपर की ओर चला जाता है। तो आप खुद बताइए ये ऊपर की ओर गया क्यों?
क्या इसमें इंजन कोई इंजन लगा हुआ है, मशीन लगा हुआ है कि रॉकेट को उड़ा दिया? तो रॉकेट इसलिए उधर गया कि जितना तेजी से इसका मास जल के बाहर निकला, यानी बारूद जो कहते हैं, जितना तेजी से जल के बाहर निकला, जितना तेजी से ये बाहर निकला, जितना रफ्तार में निकलेगा उतना तेज जाएगा। यानी आप समझ लीजिए इस सिस्टम का, इस रॉकेट के सिस्टम का मास घटने लगा, अंदर से मास जल जल के बाहर निकलने लगा, उसके कारण ये फोर्स लगा अपवार्ड की ओर। तो वहां पर ये फॉर्मूला लगेगा, यानी रॉकेट प्रोपल्सन में फॉर्मूला लगेगा। अब याद कीजिए अपने, अगर आप रॉकेट खरीदे होंगे तो अगर 10 रुपया का रॉकेट खरीदिए तो उसमें मसाला अंदर बारूद बहुत कम होगा। आप जला दीजिएगा तो उड़ेगा, लेकिन थोड़ा दूर जाके गिर जाएगा। उससे बड़ा वाला रॉकेट खरीदिए, और दूर ऊपर जाएगा, उससे और बड़ा वाला रॉकेट खरीदिए, और दूर ऊपर जाएगा। 4-4 हजार तक का रॉकेट आता है, वो बहुत ऊपर जाएगा आपका। अब सोचिए, और यदि ओरिजिनल रॉकेट जिसे सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है वो वाला छोड़ दिएगा तो आपका घर लेके उड़ जाएगा सीधा। तो कहने का मतलब समझ लीजिए, जितना ज्यादा तेजी से मास इससे जल के बाहर निकलेगा, रॉकेट उतना ही तेजी से ऊपर उठेगा। अब तिरछा रहेगा तो तिरछा भागेगा, मतलब ये नहीं कहने का मेरा मतलब है कि क्या है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए यहाँ पर क्या आखिर क्या होगा। अब यहीं पे ये लागू नहीं होता है। अब इस क्वेश्चन को बहुत जगह यूज कर सकते हैं। एक बैलून को फुला लीजिए, किसको, बैलून को, और उसका आगे का मुंह पकड़े रहिए, है ना, टेबल पर रख करके या कहीं पर रख के, जैसे ही उसका हवा निकालने की कोशिश किया छोड़िएगा तो पीछे की ओर भागेगा, क्योंकि हवा इधर आया तो पीछे की ओर भागेगा आपका हर हाल में। पक्षी इसी कंडीशन से उड़ता है, जितना तेज से हवा को काट करता है उतना ही तेज से आगे बढ़ता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी सिस्टम से अगर मास इस तरह से होगा, स्विफ्ट किया जाएगा, तो उस पर एक आगे का फोर्स लगेगा आपको हर हाल में, है ना। इसको रॉकेट प्रोपल्सन में हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए अब दूसरा फॉर्मूला भी हम लोग देख लिए, यानी फोर्स का फॉर्मूला एम में ही नहीं होगा, फोर्स का फॉर्मूला होगा भी dm/dt भी होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन कोई ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाए, कोई ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाए जिसमें दोनों चेंज करें, कोई ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाए जिसमें दोनों चेंज करे। केस थर्ड में, इफ बोथ मास एंड वेलोसिटी चेंज विथ टाइम, चेंज विथ टाइम, दोनों ही साथ साथ चेंज करने लगे, तो एफ का फॉर्मूला होगा डी मास गुने वेलोसिटी बाई डी टी। तब दोनों चेंज करेगा तो यू इंटू भी का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद कीजिए। यू इंटू भी का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, यू इंटू भी का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है उसको समझ लीजिए। एफ इक्वल टू, ठीक है, एफ इक्वल टू यू इंटू भी का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद कर लीजिए, उसको देखते हैं कि क्या है। तो देखिए अब यहाँ निकालिएगा तो एम को पहले बाहर निकालिएगा, dv/dt लिखिएगा, फिर उल्टा होता है भी को बाहर निकालिएगा, dm/dt लिखिएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला जो आ गया एम में, अब प्लस भी dm/dt दोनों जुड़ गया। अब बताइए जिस सिस्टम में दोनों लगा दीजिएगा वो इंजन कितना ताकतवर हो जाएगा। सोच लीजिए जिस सिस्टम में दोनों सिस्टम प्रेजेंट हो, रॉकेट वाला भी सिस्टम प्रेजेंट हो और इंजन वाला भी, तो बताइए वो कितना ताकतवर इंजन हो जाएगा, वो कितना स्पीड गेन करेगा। ठीक है, अब केस फोर्थ में आते हैं, किसमें आते हैं, केस फोर्थ में आते हैं, केस फोर्थ में आते हैं। देखिए इफ बोथ मास एंड वेलोसिटी if both mass and velocity if both mass and velocity is constant with time, तो क्या होगा, आप F बराबर लिखते हैं डी मास इंटू वेलोसिटी बाई डी टी। अब बताइए दोनों यदि कांस्टेंट है तो क्या होगा, अगर दोनों कांस्टेंट है तो क्या होगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। दोनों यदि कांस्टेंट है तो क्या होगा, बात को समझिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। अगर दोनों कांस्टेंट है
तो क्या होगा, दोनों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होगा। याद कर लीजिए, ना मास चेंज करे ना वेलोसिटी चेंज करे तो फोर्स नहीं लगेगा। और यही तो न्यूटन फर्स्ट लॉ था, यही तो न्यूटन फर्स्ट लॉ है कि फर्स्ट लॉ में क्या होता है, कोई नहीं चेंज करता इसलिए फोर्स नहीं लगता है। तब उसको हम लोग क्या स्टडी किए थे, याद कीजिए, हम लोग स्टडी किए थे इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास तो चेंज कर नहीं रहा है, रेस्ट में है तो दोनों ही रेस्ट में है, कहानी खत्म है, दोनों 0 हो जाएगा। देन बॉडी वांट टू रिमेन इन इनिशियल स्टेट, बॉडी जो है अपने उसी पूर्वावस्था में रहना पसंद करता है जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो अपना उसी अवस्था में रह जाएगा, ना मास चेंज करेगा ना वेलोसिटी, आने की उसी अवस्था में रह गया। तो ये न्यूटन्स का 4 फॉर्मूला है, 4 तरह से हम लोग पढ़ते हैं। बात समझ लीजिए, अगर इतना बात समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर इतना बात समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। अब इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, देख लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अगले क्लास से बहुत ही इंपॉर्टेंट अब चलने वाला है इसमें। बहुत ही सिंपल है, बहुत भारी नहीं है, बस समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा याद भी करना पड़ेगा, है ना, और तब तो क्वेश्चन जरूर बनेगा, हर हाल में बनेगा। इसके बाद पढ़ना है न्यूमेरिकल बेस्ड थ्योरी। देखिए ये था सिंपल थ्योरी जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक। इसके बाद पढ़ना न्यूमेरिकल बेस्ड थ्योरी, यानी प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं उसका टेक्निक समझना है, प्रॉब्लम सोल्विंग टेक्निक का समझना है। तो देखिए इसमें प्रॉब्लम सोल्विंग टेक्निक में क्या क्या हम लोग देखेंगे उस बात को समझते हैं, है ना। तो प्रॉब्लम सोल्विंग टेक्निक में देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक मंत्र सिखाएंगे, है ना, क्या सिखाएंगे, मंत्र। देख लीजिए, बात समझ लीजिए, यहाँ पर प्रॉब्लम सोल्विंग टेक्निक, देखिए सबसे पहले बात समझ लीजिए, प्रॉब्लम सोल्विंग टेक्निक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही आपका मेन फीस चालू होगा। समझ लीजिए, न्यूटन्स लॉ से मेन फीस चालू होता है, यहीं से आपको पैसेंस रख करके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत दुर्गम है, बस समझ लीजिए इतना ही। क्योंकि इस फिजिक्स का यूज आपको, इस चैप्टर का यूज हर एक चैप्टर में होने वाला है, और यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बहुत आराम से सीखना है। तो यहाँ पर सिखाने का हम एक नया टेक्निक डेवलप किए हैं, वह टेक्निक आपको बतलाएंगे, है ना। उसमें एक मंत्र भी लिखाएंगे जो किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी कॉपी में नहीं मिलेगा, उस मंत्र को पहले याद करना है। तो अभी मंत्र लिखते हैं, है ना, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक ही चलेगा अब 1 महीना, कैसे प्रॉब्लम सोल्व किया जाता है वो सीखेंगे हम लोग, कितने टाइप से प्रॉब्लम आ सकता है, और डेली लाइफ में जो चीजें देखते हैं उसी को देखना है, ऐसा नहीं कि कोई अलग चीज देख लेना है। ठीक है, तो बात को समझ लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए देखिए मंत्र आपको याद करना है, सबसे पहले बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। पहला है मन, फर्स्ट जो है मोशन के तरफ वाले फोर्स को ऐड करना है, अपोजिट वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर वाले को
तोड़ देना है और बीच वाले को तोड़ देना है। देखिए क्या क्या लिखे हैं, समझ लीजिए बात को ध्यान से, है ना। बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं जो। ठीक है, और इसके बाद फिर वही याद कर लीजिए जो बचपन से याद करते आए हैं, चोट लगने के बाद, क्योंकि फोर्स पढ़ रहे हैं ना, देख लेना फोर्स की बात हो रहा है। क्या बचपन से याद करते थे चोट लगने के बाद, याद है ना। हाँ, किनका याद करते थे, देख लीजिए वहां लिखा हुआ है, हमेशा इन्हीं का याद आता है ना। किनका याद आता है, उनका याद कर लीजिएगा ये फॉर्मूला, यानी मंत्र। दूसरा मंत्र है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन देन, मतलब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे या यूनिफॉर्म मोशन में रहे तब ये मंत्र लागू होगा। कौन सा मंत्र लागू होगा भाई, तो ये मंत्र लागू होगा आपका, समझ लीजिए बात को ध्यान से समझ लीजिए। तब पहला कंडीशन ये होगा, तब मंत्र यहाँ इसका, इस कंडीशन का पहला कंडीशन है ऊपर बराबर नीचे, और दूसरा कंडीशन होगा आगे बराबर पीछे। इतना ही पर सारा आपका न्यूटन्स लॉ हम समाप्त करेंगे, इतने ही मंत्र पर। देख लीजिए इस मंत्र को बड़ा ध्यान से याद करना है। इस मंत्र को देखिए, मंत्र याद करने से क्वेश्चन थोड़ी बनेगा, मंत्र लगाने का टेक्निक भी है, वो टेक्निक समझाएंगे। पहले देख लीजिए ये क्या है, फिजिक्स मंत्र, मोशन की तरफ वाले फोर्स को ऐड करना है, अपोजिट वाले को सबट्रैक्ट करना है, पर्टिकुलर वाले को छोड़ देना है और बीच वाले को तोड़ देना है। उसका किनको याद करना है, देख लीजिए लिखा हुआ है, हम नहीं बोलेंगे किनको याद करना है ना, माँ को याद करना है। दूसरा कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन, ये कंडीशन देखिए कब है, आइसोलेटेड मोशन के लिए है। देखिए मोशन के तरफ वाले फोर्स को जोड़ना है तो ऐसे, क्योंकि आइसोलेशन का फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ है ना, आइसोलेशन है ना, तो ये आइसोलेटेड मोशन का फॉर्मूला है। तो मोशन तो दो ही तरह का हो सकता है, या तो आइसोलेटेड हो सकता है या तो फिर आपका क्या हो सकता है, आपका यूनिफॉर्म मोशन या रेस्ट में हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ दो कंडीशन का फॉर्मूला है, और ये दोनों मंत्र कोई बुक में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, इसको हर हाल में याद कर लेना है, बस समझ लीजिए। तो प्राची याद हो गया मंत्र, बोलिए जल्दी से। यस इस सर। हाँ, मंत्र याद कर लीजिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। यही मंत्र पर पूरा फीस चलता है, इसी पर फीस का लगभग सारा प्रॉब्लम आपको सोल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये दो मंत्र है जो कौन दिए हैं पता है, आप लोग को नहीं पता है तो देख लीजिए। ये दोनों मंत्र जो है ना, यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में, गिवन बाय कौन, देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना, याद रह जाएगा ना, देख लीजिए ध्यान से, है ना। और इस मंत्र को लगाने का जो टेक्निक है ना, वो अब अगले क्लास से बताएंगे, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ, है ना, हर हाल में कि यहाँ से एकदम एक अलग कहानी चालू होगा। क्या होगा, एक अलग कहानी चालू होगा, क्योंकि यहाँ के बाद फिर आपको गैप नहीं चाहिए, लगातार आपको हमेशा चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो फिर से बता देते हैं, जिन लोगों को ऑनलाइन पढ़ना हो इस पर कांटेक्ट करेंगे, है ना। ऑनलाइन पढ़ना हो, ऑनलाइन पढ़ना हो या ऑफलाइन पढ़ना हो या क्लासरूम कोर्स करना हो, है ना, दोनों के लिए इसी नंबर पर उपलब्ध है ना। तो इसलिए बात ध्यान से समझ लीजिए, जो भी वीडियो देखते हैं अपने सभी परिचित को बता दीजिए या सभी मित्र को भेज दीजिए, है ना, कि कोई यहाँ के बाद फिर रिकैप नहीं है, यहाँ से नो एंट्री फिर है क्लास में।
क्योंकि ये लास्ट है, इसके बाद किसी का एंट्री नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने में भी मजा आएगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो आज का क्लास सब यहीं तक एंड करते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, कब मिलेंगे? अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में